Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on daily news review. So, without wasting any time, let's see what is in the news. दिस फर्स्ट आर्टिकल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिलेवेंट क्यों? क्योंकि आपको पता है अभी प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल कंप्लीट हुए हैं। साथ ही इंडिया ने अपना सेंसस रिलीज़ किया है टाइगर्स के लिए और वहीं पर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस भी वापस चर्चा का विषय बना हुआ है। तो उसके लिहाज से ये पूरा का पूरा आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देख लेते हैं पहले एडिटोरियल में क्या बात की जा रही है। देखिए, इंडिया ने रिसेंटली 50 साल अपने प्रोजेक्ट टाइगर के यहाँ पर कंप्लीट किए हैं और उसी के साथ इंडिया ने अपना जो डेटा है वो भी टाइगर पॉपुलेशन का यहाँ पर रिलीज़ किया है। एंड एज पर द डेटा इफ़ यू कैन सी इट हेयर क्लियरली कि 2022 में आप देखेंगे तो इंडिया में 3167 कैट्स, मतलब जो टाइगर जो कैट फैमिली से ये बिलोंग करते हैं उनकी संख्या में इजाफा होता हुआ दिखाई दिया है व्हेन इट कंपेयर्स टू 2018, जहाँ पे ये संख्या थी 2967। विच मीन्स कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट टाइगर के आने के बाद से अगर हम 1973 के स्टेटस की बात करें तो एक बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हमें यहाँ पर देखने मिला है। वहीं आर्टिकल में एक और पॉइंट की बात की जा रही है, एक क्रिटिकल पॉइंट को यहाँ पर निकाला गया है कि देखिए, जब आज की डेट में आप देखेंगे तो शिवालिक और गंगा के मैदानों के आसपास आप ध्यान से देखें, ब्रह्मपुत्र के मैदान के आसपास, तो यहाँ पर ये जो संख्या है इसमें इम्प्रूवमेंट हुई है। लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे वेस्टर्न घाट जो कि बायोडाइवर्सिटी रिच है, बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट बोला जाता है ग्लोबली, जहाँ पे बहुत अधिक संख्या में आप देखेंगे वेजिटेशन आपको देखने मिलेगा, यहाँ पर जो टाइगर का पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना हुआ है। क्यों? क्योंकि देखिए वो डिक्लाइन हो गया है। 871 से 824 का स्टेटस ही यहाँ पर रह गया है, विच इज़ कि जहाँ पे एक तरफ आप भारत में बात कर रहे हैं तो वहाँ पर इम्प्रूवमेंट देखने मिला है, लेकिन वेस्टर्न घाट्स जैसे एरिया में हमें क्या देखने मिल रहा है, इनकी संख्या कम होती हुई नज़र आ रही है। जिसका कारण क्यों? कारण अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा कारण है पॉपुलेशन का इंक्रीज होना और जो हैबिटेट्स हैं उनका डिस्ट्रक्ट होना। बिकॉज द वेस्टर्न घाट, no doubt in it that they are most biodiverse hotspot globally, also host some of India's most populous tiger reserve. There is an increasing presence of tiger outside the protected reserve and only population within the protected forest are stable. वहीं अगर आज की डेट में देखा जाए तो आप पाएंगे कि कुछ भारत के ऐसे भी स्थान हैं जहाँ पर बहुत ही सीरियस इम्पॉर्टेंट कुछ इनिशिएटिव लेने की आवश्यकता है। जैसे झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बात की जाए, जो आप आर्टिकल में भी देख सकते हैं, यहाँ पर इनके हैबिटेट्स डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, इंक्रोचमेंट बढ़ रहा है, हंटिंग हो रहे हैं, ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट्स हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, नॉन प्रोडक्ट्स, फायर, माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी चीज़ों की वजह से जो संख्या है इन क्षेत्रों में वो कम होती जा रही है। इसके अलावा आर्टिकल में एक बात और की जा रही है कि देखिए, जहाँ एक तरफ आप टाइगर्स के कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं, वहीं पर आपको जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, मतलब ऐसे लोग, ऐसी कम्युनिटीज़ जिनका जो जीवन यापन का पूरा कार्यभार है, जो जीवन यापन करने के तरीके हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंडेंट है, फॉरेस्ट से मिली हुई चीज़ों पर, उनके बीच में भी एक बैलेंस करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो दिस इज़ अबाउट दिस आर्टिकल। चलिए समझ लेते हैं थोड़ा सा प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। देखिए, हुआ क्या, जो ब्रिटिशर्स टाइम पीरियड की अगर हम बात करें 1820 से लेके 1970 का एग्जैक्टली अगर हम एक पीरियड देखें, ब्रिटिशर्स, राजा महाराजा, यहाँ पर क्या हुआ, एक बहुत बड़ी संख्या में जो टाइगर्स हैं, जो कैट फैमिलीज़ हैं, इनके साथ यहाँ पर क्या होने लगा, वाइल्ड कैट का बिल्कुल हंटिंग होने लगी और ग्रेजुअली 40,000 से इनकी संख्या घट के 2,000 हो गई। रिजल्टेड इन टू वॉट, एक कंजर्वेशनलिस्ट रिसर्च ग्रुप था, इन्होंने पूरी स्टडी करी और पाया कि भाई देखिए, इंडिया में एकदम से संख्या इतनी कम हो गई है और 1970 में दे अप्रोच्ड डॉक्टर कैलाश सांघलिया, जो कि एक बहुत ही जाने माने कंजर्वेशनलिस्ट हैं। उन्होंने एक प्रपोजल बनाया और उन्होंने उस समय की जो प्राइम मिनिस्टर थी मिसेस इंदिरा गांधी, ही अप्रोच टू हर कि भाई इंडिया का जो नेचुरल हेरिटेज है, जो कंट्री का ओल्डेस्ट हेरिटेज है, जिसके लिए भारत विश्व भर में जाना जा रहा है,
टाइगर्स के प्रोटेक्शन के लिए हमें कुछ करना होगा। सो शी डिसाइडेड, और उसी का रिजल्ट था कि 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया, ताकि जितनी भी जो एनिमल्स हैं उनकी इलीगल हंटिंग से उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है, और एक एक इंडिविजुअल स्पीशी को यहाँ पर लीगल प्रोटेक्शन दिया जा सके। उसी का रिजल्ट रहा कि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया और डॉक्टर कैलाश सांघेला को नेम किया गया एज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द प्रोजेक्ट टाइगर इन इंडिया, एंड विच रिजल्टेड इन टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फर्स्ट टाइगर रिजर्व, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व इन द उत्तराखंड। आगे अगर हम बात करें तो देखिए इसका एम था एक वायबल पॉपुलेशन जो बंगाल टाइगर है उनके नेचुरल हैबिटेट को बचाना, प्रोटेक्ट करना उनको एक्सटेंशन से, प्रिजर्व करना ऐसे बायोलॉजिकल एरियाज़ को, नेचुरल हेरिटेज को जो टाइगर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ग्रेजुअली इनकी संख्या में इजाफा करना। और इसके लिए इसने दो तरीके से काम करना शुरू किया, कोर एरियाज़ और बफर एरियाज़ के कॉन्टेक्स्ट में, जहाँ कोर एरियाज़ को लीगल स्टेटस लाइक नेशनल पार्क या सेंचुरी का दर्जा प्रोवाइड किया गया, वहीं बफर या फिर पेरिफेरल एरियाज़ को एक मिक्स्ड लाइक फॉरेस्ट और नॉन फॉरेस्ट लैंड के रूप में मान्यता दे दी गई। आगे जैसे जैसे इस तरीके के प्रोटेक्शन या रिजर्वेशन या कंजर्वेशन प्रोग्राम्स चलाए गए तो एक और चीज़ रियलाइज़ की गई कि भाई ह्यूमन और टाइगर कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत होने लगे हैं, और इसी से बचने के लिए गवर्नमेंट ने टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स को यहाँ पर इस्टेब्लिश कर दिया, ताकि जो ह्यूमन और टाइगर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनसे बचा जा सके, या समय पर अगर आवश्यकता है तो विलेजर्स के रिलोकेशन के बारे में भी बात की जा सके। और इस सबको देखने वाली एक बॉडी हमारे सामने निकल के आएगी जिसका नाम है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिसको इस्टेब्लिश किया गया 2006 में। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव के प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। तो क्या सिर्फ इनके ऑब्जेक्टिव इतने ही हैं? नहीं, ये बायोडाइवर्सिटी के प्रोटेक्शन की भी बात कर रहे हैं, टाइगर्स की पॉपुलेशन पर साइंटिफिक रिसर्च करने की, इकोनॉमिक और कल्चर रिसर्च के बारे में बात करने की बात कर रहे हैं, उनके हैबिटेट लॉस के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसे सारे मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं जिससे इस हैबिटेट लॉस को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। जितनी भी बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस की जो साइट्स हैं, नेशनल हेरिटेज हैं, जो कि एजुकेशन या फिर लोगों के एंजॉयमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, उनको प्रिजर्व करना, उनकी देख रेख करना, ये सारे काम भी यहाँ पर आ गए। उसके अलावा जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं उनके प्रोटेक्शन की भी बात यहाँ पर की गई। सो फाइनली हुआ क्या? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द टाइगर टास्क फोर्स यहाँ पर हमें देखने मिलेगा नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। एनटीसीए की बात कर ले तो इसका मेन उद्देश्य क्या था? टाइगर कंजर्वेशन जो प्लान है उनको प्रिपेयर करना फॉर द स्टेट गवर्नमेंट, and then evaluate and assess the various aspect of the sustainable ecology and allow any ecological and unsustainable land such as mining industry and other project within the tiger reserve. Along with that टाइगर कंजर्वेशन प्लान को बनाना, प्रपोजल्स स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजना, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर एनटीसीए को ऑर्डर देती है, एडवाइस देती है ऑन द स्टेट गवर्नमेंट की एडवाइस के सहारे, तो ऐसे प्रपोजल के बारे में भी बात की जाएगी जहाँ पे लोगों को शिफ्ट करने के बारे में बात करनी हो। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर होते हैं वो इसके चेयरमैन होते हैं, वहीं इसमें 8 एक्सपर्ट्स हमें दिखाई देते हैं जिनकी क्वालिफिकेशन होती है कि उनको एक्सपीरियंस होता है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और वेलफेयर के बारे में, चाहे आप ट्राइबल की बात कर लें। इसके अलावा 3 मेंबर्स आपको देखने मिलेंगे जिसमें से 1 राज्यसभा और 2 लोकसभा के सदस्य देखने मिल जाएंगे, और वहीं एक एक्स ऑफिशियो मेंबर सेक्रेटरी यहाँ पर होते हैं जो कि होते हैं इंस्पेक्टर जनरल ऑफ द फॉरेस्ट। तो ये इतना सब कुछ इस आर्टिकल के बारे में था। आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ क्लियर हो चुकी होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और यहाँ बैक टू बैक 2 आर्टिकल हैं जो आपस में रिलेवेंट है, तो इन सब का क्रक्स हम एक साथ यहाँ पर समझेंगे। देखिए बात की जा रही है फिनलैंड की जर्नी फ्रॉम न्यूट्रल टू द नाटो। ठीक है, इसको हमें बहुत अच्छे से समझना है। हुआ क्या है, आप देखेंगे 4 अप्रैल को फिनलैंड ज्वाइन कर चुका है नाटो को, और उसी के साथ ये बन चुका है नाटो की 31st मेंबर कंट्री। अब क्यों? देखिए 1340 किलोमीटर 1340 किलोमीटर की लंबी बॉर्डर शेयर करता है फिनलैंड, किसके साथ जी? रशिया के साथ। और वहीं कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। क्यों? अगर आप देखेंगे
तो अभी ऑलरेडी रशिया यूक्रेन का विवाद चल रहा है नाटो के कॉन्सेप्ट को लेकर ही। हालांकि फिनलैंड कोई ऐसी पहली कंट्री नहीं बन रहा है जो रशिया की नेबर है जिसने नाटो अलायंस को यहाँ पर ज्वाइन किया है। आप फिनलैंड के अलावा भी देखिए तो आपको नॉर्वे, जो कि इनफैक्ट फाउंडिंग मेंबर रहा है नाटो का, वो इसका पार्ट बन जाएगा। आप लातविया को देखें 2004 में वो भी इसका पार्ट था। सेम गोज विद एस्टोनिया अगेन 2004, पोलैंड 1999 एंड लिथुआनिया 2004। दे ऑल द नेबर्स आर ऑलरेडी द पार्ट ऑफ नाटो, जो कि रशिया के साथ अपनी बॉर्डर यहाँ पर शेयर करते हैं। तो इस पूरे आर्टिकल को समझने के पहले हमें कुछ बहुत बेसिक सी बातें जाननी होंगी, वो है नाटो के बारे में। चलिए नाटो के बारे में समझ लेते हैं। तो नाटो स्टैंड्स फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक मिलिट्री अलायंस है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था। बेसिकली मिलिट्री अलायंस एज एन इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है। 1949 में इसको सेटअप किया गया था बाय दी वेस्टर्न कंट्रीज, और वेस्टर्न कंट्रीज में आपको देखने मिल जाएंगी यूएसए, कनाडा और इसके अलावा दूसरी कंट्री कोल्ड वॉर के टाइम पर। क्यों? ताकि यूएसएसआर, उस समय जो सोवियत यूनियन थी, उसके अगेंस्ट इन कंट्रीज़ को प्रोटेक्शन देने के लिए इसे बनाया गया था। ठीक है, चलिए अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो जिसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है ब्रसल्स बेल्जियम में, और अलाइड कमांड का जो ऑपरेशंस हेडक्वार्टर है वो मॉन्स बेल्जियम में हमें देखने के लिए मिल जाता है। इनिशियली इसके कुछ मेंबर्स थे, जैसे बेल्जियम आप देखेंगे, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगा, इटली आपको देखने मिल जाएगा, लग्जमबर्ग, यूएसए, यूके, पोर्टुगल, नॉर्वे, नीदरलैंड, जो ऑलरेडी रशिया के साथ बहुत ही क्रूशियल बॉर्डर यहाँ पर शेयर करता है। सो दीज आर द फ्यू फैक्ट्स अबाउट दी नाटो। अलॉन्ग विद दैट, क्या ऐसी कोई कंडीशन है कि भाई नाटो का मेंबर बनने के लिए जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है? जी हाँ, कुछ कंडीशन है। जैसे देखिए, नाटो एक शब्द पे काम करता है, विच इज़ दी ओपन डोर पॉलिसी। मतलब जी देखिए, ओपन डोर पॉलिसी का मतलब है नाटो का आर्टिकल 10 है जो बात करता है एनी डिसीजन टू इनवाइट अ कंट्री टू ज्वाइन द अलायंस इज टेकन बाय द नाटो मेंबर्स इटसेल्फ। नाटो का जो काउंसिल है उसी के द्वारा यहाँ पर डिसाइड किया जाएगा, और कोई भी थर्ड पार्टी, मतलब जो इस काउंसिल का पार्ट नहीं है, उसके व्यू पॉइंट को भी यहाँ पर एंटरटेन नहीं किया जाएगा। सो देयर आर सर्टेन रिक्वायरमेंट्स for any country who wants to become the part of the NATO, and these requirements are, देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे ये कि कोई भी जो नई मेंबर कंट्री है उसको डेमोक्रेसी को अपहोल्ड करना चाहिए। अब कैसी डेमोक्रेसी? ऐसी डेमोक्रेसी जहाँ पर टॉलरेंट डाइवर्सिटी हो। वहीं कोई भी नई मेंबर है, दे मस्ट बी टेकिंग प्रोग्रेस टुवर्ड्स द मार्केट इकोनॉमी। मतलब यहाँ पर क्लोज्ड इकोनॉमी जैसी बारे में बातें नहीं की जाएंगी। नेक्स्ट, जो मिलिट्री फोर्सेस है, दे मस्ट बी अंडर फर्म सिविलियन कंट्रोल। मतलब यहाँ पर मिलिट्री कूप जैसी बातें नहीं की जाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है, दे मस्ट बी गुड नेबर। मतलब आपस में एक दूसरे की सॉवरेनिटी और बॉर्डर के बारे में भी यहाँ पर रिस्पेक्ट रहेगी। एंड दे मस्ट बी वर्किंग टुवर्ड द कंपैटिबिलिटी विद द नाटो फोर्सेस। ओनली आफ्टर दैट एनी कंट्री ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द नाटो काउंसिल कैन ज्वाइन द नाटो। चलिए, तो आर्टिकल के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं, जहाँ पर देखिए फिनलैंड की एक जर्नी के बारे में बात की गई। तो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिर फिनलैंड का यहाँ पर इम्पोर्टेंस क्या देखने के लिए मिल जाता है। देखिए, आप देखेंगे तो लगभग 200 साल का एक रिलेशनशिप शेयर किया जाता है बिटवीन दी रशिया एंड दी नाटो, रशिया एंड दी फिनलैंड। कैसे? अगर आप 1809 के पीरियड की बात करेंगे तो रशिया के जो ज़ार अलेक्जेंडर वन थे, उन्होंने डिफीट किया स्वीडन को और एक्वायर कर लिया फिनलैंड को, एंड मेड इट द ऑटोनोमस ग्रैंड डची ऑफ द रशियन एम्पायर। हालांकि 1917 में जैसे ही आप देखेंगे ज़ार के रिजाइम का यहाँ पर कोलैप्स हुआ और बोल्शेविक रिवॉल्यूशन यहाँ पर शुरू हुए, उसने एक रास्ता बना दिया फिनलैंड की आज़ादी के लिए। ग्रेजुअली एक पर्टिकुलर मूवमेंट के बाद फाइनली 1946 और 45 का एक वो पीरियड आता है जहाँ पर इनके एक बहुत ही अच्छे डिप्लोमेट, जो इनके उस समय के प्रेसिडेंट भी रहेंगे, जिनका नाम है जूहू कुस्ती पासीकीवी, आप यहाँ पर नाम देख पा रहे होंगे। ये एक बहुत बढ़िया आइडिया के साथ आएंगे जिसको पैसिविस्की लाइन भी बोला जाता है।
तो इनके आइडिया पर एक लाइन बेस्ड है। समझ लेते हैं पैसिकिवीज लाइन यहाँ पर क्या है। बेसिकली पैसिकिवीज लाइन वॉज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस, ठीक है, with the Soviet Union with neutrality being its कॉर्नर स्टोन। इन्होंने बोला देखो हम न्यूट्रल रहेंगे और हम आराम से आपके साथ इंडिपेंडेंट होते हुए यहाँ पे क्या करेंगे, बॉर्डर शेयर करेंगे। ओके, रशिया वॉज ऑल्सो ओके विद दैट। सो इट हेल्प फिनलैंड नेविगेट कॉम्प्लेक्स इंटरनेशनल रिलेशंस आफ्टर द ऑन गोइंग टर्ब्यूलेंट टाइम्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सो आफ्टर इट हैज़ ज्वाइंड अभी नाटो को, तो अब यहाँ पर फिनलैंड को एक्स्ट्रा सपोर्ट या एक्स्ट्रा यहाँ पर प्रोटेक्शन यहाँ पर दिया जा रहा है अंडर द आर्टिकल 5 ऑफ द नाटो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए यूक्रेन की वॉर के बाद एक बहुत ही दुविधा जैसी सिचुएशन बन चुकी है, इसीलिए जो एक मेन रीज़न रहा है फिनलैंड को एक एक्स्ट्रा एक एडिशनल सिक्योरिटी गारंटी देने का कि ओके बी द पार्ट ऑफ द नाटो, देन वी विल प्रोटेक्ट यू नो मैटर वॉट। जैसे यूक्रेन के टाइम पे सिचुएशन हुई उस तरीके का कुछ यहाँ पर अकर नहीं होने दिया जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। आई होप ये सारा सब कुछ आपको यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, जहाँ पर बात की जा रही है क्रूशियल 6 मंथ्स फॉर इंडिया यूएस टाई। देखिए आने वाले जो 6 महीने होने वाले हैं वो इंडिया और यूएस के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। क्यों? क्योंकि देखिए 2 साल के एक बहुत लंबे गैप के बाद, ठीक है, इंडिया ने यहाँ पर क्या किया है, इंडिया ने फाइनली इंडिया ने नहीं, अमेरिका ने यहाँ पर क्या किया है, फाइनली अनाउंस कर दिया है अपने एम्बेसडर टू द इंडिया एरिक गैरसिटी, 2 साल के एक लंबे गैप के बाद। अब यहीं पर आप देखेंगे इंडिया यूएस के रिलेशनशिप कैसे भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज लाइकली टू हेड टू द यूएस इन जून एंड सेम गोज विद द यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन, जिनका एक्सपेक्ट किया जा रहा है इंडिया में विजिट फॉर द G20 समिट। वहीं देयर विल बी ऑल्सो बी अ ग्रेटर इंगेजमेंट बिटवीन दीज टू कंट्रीज। फोरम सच एज G20 देखने की बात कर लें, क्वाड की बात कर लें या I2U2 की बात कर लें, इन सब में इनका रिप्रेजेंटेशन देखने के लिए मिल जाएगा। अब देखिए जैसे ही हम यूएस और इंडिया के रिलेशनशिप की बात करते हैं, हमें 1942 से लेके, ठीक है, इनफैक्ट नॉट 42, 47 से लेके 1971 देन 98 की वो सिचुएशन याद रखनी है जब ये कुछ सिचुएशंस यहाँ पर चेंज हुई। 1947 से लेके 71 यूएस ने लगातार इंडिया को सपोर्ट किया, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर आप देखेंगे इंडिया ने एक चीज़ को प्रपोज कर दिया था विच इज़ द नाम, जिससे यूएस हमेशा इसको अपोज करता रहा। फिर इसके बाद आप देखेंगे तो इंडिया ने क्या कर दिया, बांग्लादेश को लिबरल कराने का काम कर दिया। 1971 में इंडिया ने बांग्लादेश का सपोर्ट कर दिया, तो वहीं एक तरफ आपको इंडिया और बांग्लादेश दिखाई देंगे, तो दूसरी तरफ यूएस ने किसको सपोर्ट कर दिया, पाकिस्तान को, जिसकी वजह से एक और टेंशन यहाँ पर इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप के बीच में आ गई। ऑलरेडी नाम को लेकर यहाँ पर प्रॉब्लम चली रही थी। देन इंडिया कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट, ओके, अगेन द सिचुएशन अराइजेस, और 1998 में फिर से इंडिया ने एक और न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया, और जिसकी वजह से जो फाइनल नेल इन द कॉफिन था वो इनके रिलेशनशिप के बीच में रख गया। क्यों? क्योंकि इसके पहले यूएस सपोर्ट कर रहा था इंडिया में सिविलियन न्यूक्लियर टेस्ट के लिए, ठीक है, कि हाँ ठीक है आप कर लीजिए, सिविलियन यूज़ के पर्पसेस के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही इंडिया ने देखा कि भाई जैसे यूएस ने देखा कि इंडिया सीक्रेटली यहाँ पर टेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पर एक टेंशन गड़बड़ाती हुई नज़र आ गई। और 2000 के बाद से, सन 2001 की जब हम बात करेंगे, तो उसके बाद से लगातार जो इंडिया और यूएस के बीच के रिलेशनशिप हैं वो यहाँ पर गड़बड़ हमें देखने के लिए मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ कहीं ना कहीं कभी आपस में एक दूसरे से अलग खड़ी हुई नज़र आती हैं, कहीं एक दूसरे के साथ खड़ी हुई नज़र आती हैं। जैसे इंडिया का जो स्टैंड रहा है यूक्रेन क्राइसिस के ऊपर, इंडिया ने न्यूट्रल डिसीजन लिया। ऑपोजिटली यूएस ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन दिखाई। Also, India seeks to persuade the US to have a stronger position against China. While India seeks greater partnership with the US, it would also be reluctant to serve its better stable relationship with Russia. And because of that, India हमेशा ऐसा survive करता है, India, Russia, USA, China. So this is the crucial position जो आप एशिया और वेस्टर्न कंट्रीज़ के बीच में देख पाएंगे। वहीं मॉस्को की जो एक रिसेंट फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेटेजी है विच आइडेंटिफाई चाइना एज एंड इंडिया एज इट मेन अलाइज,
तो यहाँ पर भी इंडिया को कहीं ना कहीं सोचना पड़ रहा है कि भाई व्हाट इज़ द पोजीशन। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स जो कहीं पर इंडिया को थोड़ा सा और यूएस के रिलेशनशिप को थोड़ा सा आपस में दूर दिखाते हैं। वहीं अगर हम एरियाज ऑफ कन्वर्जेंस की बात करें तो आप देखेंगे जब इंडिया और यूएस इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आईसीईटी को लॉन्च किया गया है 2022 में, तो एक जगह पे ये यहाँ पर साथ में होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। देन इसी से एक्सपेक्ट किया जा रहा है एक स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप ऑफ डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन बिटवीन द गवर्नमेंट्स बिजनेस एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। ऑल्सो इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप सिक्योरिटी इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीजेज, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, कनेक्टिविटी रीजन्स की यहाँ पर इन्हेंस की जा रही है। ठीक है, काउंटर चाइना एग्रेशन हमें यहाँ पर देखने मिल रहा है कि यूएस से नाउ इज लुकिंग टुवर्ड्स द इंडिया, क्यों? क्योंकि उसे यहाँ पर इमर्ज होते हुए चाइना को काउंटर करना है। सो दिस इज ऑल्सो समथिंग जहाँ पे शेयर्ड विजन दोनों कंट्रीज के बीच में देखने मिल रहा है। तो ऑन एन एवरेज अगर हम इस पूरे आर्टिकल का क्रक्स निकालें तो जो राइटर का यहाँ पर से है वो ये है कि नो मैटर डिस्पाइट ऑल द अप्स एंड डाउन्स इन द पास्ट, दिस इज द टाइम टू टेक द रिलेशनशिप फॉरवर्ड कंस्ट्रक्टिवली एंड मेक इट रीच टू इट्स फाइनल पोटेंशियल। वाई? बिकॉज अगर आप वेस्ट में देखेंगे तो यूएसए इज़ द बिग पावर, और एशिया की बात करेंगे, साउथ ईस्ट रीजन्स की बात करेंगे तो इंडिया is also one of the strongest emerging nations here. So this is something about this article. I hope यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। Thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.